नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज मैं आपके लिए चर्चा के लिए बैठा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं। आज पहला दिन उन्होंने पटना में रोड शो किया। ये पटना में इनका दूसरा रोड शो था। इसके पहले लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने किया था पटना साहिब क्षेत्र को लेकर, जिसमें मुख्यमंत्री और रविशंकर प्रसाद उनके साथ थे। आज का रोड शो कार में ही बैठे थे। पटना एयरपोर्ट से भाजपा कार्यालय तक आए। लगभग घंटा भर के इस रोड शो में भारी भीड़ जुटी थी, भीड़ जुटाई भी गई थी। अब एयरपोर्ट से भाजपा कार्यालय में आने के बाद उन्होंने वहाँ बैठक ली। भाजपा के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और प्रमुख पार्टी के नेताओं के साथ अभी घंटा भर का ये जो बैठक है, कहिए संवाद का कार्यक्रम है। अभी बिहार में चुनाव न होना है। अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होंगे और इस साल ये दूसरा चुनाव होगा। पहला चुनाव तो दिल्ली चुनाव हुआ, जहां 27 साल के बाद भाजपा का सत्ता का वनवास समाप्त हुआ था। आपसे सत्ता छीन ली बीजेपी ने। अब बिहार में है चुनाव। यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है और लगभग 2 दशक से कहिए नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री हैं। भले 2 बार भाजपा के बगैर भी मुख्यमंत्री रहे, राजद के साथ रहे, ये फिर जदयू के साथ हैं बीजेपी। और अब इस चुनाव में डबल इंजन की सरकार को फिर फतह करनी है। देखिए, बीजेपी की अब स्ट्रेटजी ये है कि आने वाले चुनाव, जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसके पहले अधिसंख्य राज्य में सत्ता में आना, जहाँ है वहाँ सत्ता बनी रहे और जहाँ नहीं है सत्ता पाना। इसलिए बीजेपी को अपना राष्ट्रपति बनाना है, तब राज्यों का चुनाव में फतह करना जरूरी है। इसलिए कि लोकसभा के चुनाव में 400 सीट का दावा करने वाली भाजपा को 240 सीट पर ही कामयाबी मिली थी। भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाए, लेकिन लोकसभा में तो कांग्रेस को एक अकेले बड़ी कामयाबी मिली। 100 सीट नहीं पूरी, लेकिन 98 सीट तो मिली ही थी। अब आज पटना एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल बना है, उसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। बिहटा एयरपोर्ट का जो नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जहाँ बड़े बड़े जहाज़ उतरेंगे, उसका शिलान्यास किया। अब यही 2 योजना कोई कल का मिलाकर करेंगे तो लगभग 50,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। कल विक्रमगंज में प्रधानमंत्री की सभा हो रही है और उस सभा में सड़क, रेल और ऊर्जा, नवीनगर का वो दूसरा प्लांट लगेगा। 2400 मेगावाट का प्लान लग रहा है, 29,000 करोड़ का, और उसमें 1500 मेगावाट बिजली बिहार को मिलनी है। अब इसी तरह से कई सड़क की योजना, ये सब कुछ होगा। वो प्रधानमंत्री की विक्रमगंज की जो सभा है, उसका एक खास महत्व है। आप सभी जानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव पर ध्यान दीजिए। इस शाहबाद का वो इलाका, आरा, बक्सर, भभुआ, रोहतास, इस क्षेत्रों में तो महागठबंधन को शानदार सफलता न मिली थी। 2 सीट सच पूछे शाहबाद में, बड़हरा और आरा 1 सीट जीती थी बीजेपी। 22 में 2 ही सीट जीती थी। बाद में एक जमा खां जो बसपा के उम्मीदवार के रूप में जीते थे, उनको जदयू ने मिला लिया, तो 3 सीट हो गई। और इधर उपचुनाव जो हुआ, उसमें बड़ी सफलता मिली एनडीए को कि रामगढ़ की सीट और एक भोजपुर की 1 सीट तराड़ी, वो सीट बीजेपी को हाथ लग गई है। ये दोनों सीटें, एक माले से और एक राजद से, ये सीटें छीन ली बीजेपी ने। लेकिन ये चुनाव जो विधानसभा का चुनाव है, आज प्रधानमंत्री ने बीजेपी के नेताओं की बैठक में टिप्स दिया कि चुनाव जीतना है तो बूथ जीतना है। बीजेपी की जो चुनावी रणनीति होती है, उसमें बूथ को मजबूत करो। आई तो संगठन वाली पार्टी है। लोकसभा के चुनाव में जिस ढंग से उत्तर बिहार की 26 लोकसभा सीटों में
23 पर कामयाबी मिली थी एनडीए को। मात्र 3 सीट वहाँ महागठबंधन को मिली थी, वो कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया को भी उसमें जोड़ लीजिए। लेकिन दक्षिण बिहार में जो सीटें बची उसमें तो 7-7 का ही हो गया था। 3 ही सीट न मिली, नवादा, गया और एक पटना की सीट कही। और विक्रमगंज जो कहते हैं कि राजपूत और भूमिहार बहुल क्षेत्र है और आसपास जो सामाजिक समीकरण, दूसरी सारी जो पिछड़ी जाति गोलबंद होती है, उसी का लाभ ही महागठबंधन को मिला पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, वे लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा में तो खास करके औरंगाबाद से जो बात शुरू हुई खासकर कुशवाहा की राजनीति को लेकर के, और फिर उसी तरह से विक्रमगंज, आरा, बक्सर और सासाराम सब सीट न हार गई एनडीए। तो इस चुनाव में विक्रमगंज की सभा का बड़ा महत्व हो गया है। इसके तो चुनाव का साल है तो स्वाभाविक है विकास योजनाओं की सौगात देने के साथ प्रधानमंत्री के लिए चुनाव अभियान का भी तो आगाज़ हो रहा है क्षेत्र वाइज। फिर जून महीने में भी आने वाले हैं। 26 जून को अभी जो कार्यक्रम है, शायद मुजफ्फरपुर में वो कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और महाराजगंज में सभा होने वाली है। ये कभी पार्टी के लोग से जो जानकारी मिली है, ये डेट लगभग तय ही हो गया है। तो चुनाव के पहले तो अभी प्रधानमंत्री कई बार ना आते रहेंगे। आज ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि 50 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ चुके हैं और उनके मन में बिहार बसता है। और जब आए हैं तो अब तक तो वो 1,65,000 करोड़ की रोड, सड़क, पुल पुलिया का वो सब प्रोजेक्ट आर्थिक पैकेज दिए और सबको पूरा किए हैं। अब तो बिहार में कहिए कि सड़क और हवाई मार्ग का बड़ा विस्तार हो रहा है। कई और नए एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। अभी मुजफ्फरपुर में बनेगा, मुंगेर में बनेगा, इस तरह से 5-6 और एयरपोर्ट बनने की बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा मैं सवाल मानता हूं कि बिहार में ज़रूरत, अब सड़कें तो बन रही हैं, सड़क भी एक विकास का पैमाना होता है, बिजली भी 24 घंटे मिले, इसकी भी अब स्थिति सुधरी है। सबसे बड़ा सवाल है रोज़गार का, बिहार के लोगों के रोजी रोटी का। आज बिहार तो अभी भी बिहार मजदूरों का हब बना हुआ है, यहाँ से लोग रोजी रोटी के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। तो बिहार में अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोग को रोज़गार सुलभ करने की, जो 38 ज़िलों में छोटी बड़ी फैक्ट्री, मध्यम फैक्ट्री लगाने की। चीनी उद्योग की जो हालत है, वो चीनी मिलों की हालत आपसे छिपी नहीं है। सरकारी सारी चीनी मिल तो बंद ही हो गई। अब खुलने की बात तो सरकार अपना हाथ पैर समेट ली है, वो सबको प्राइवेट को देने जा रही है। ये फैसला कई बार हो भी नहीं रहा है वो भी। तो जब तक रोज़गार के सुलभ यहाँ बिहार में वो उपाय नहीं होगा, तब तक बिहार की जो कहिए गरीबी, पहले रोज़गार चाहिए, शिक्षा और सब कुछ तो है ज़रूरी। आप स्कूल अस्पताल सब बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की भी संख्या बढ़ गई, IIT की भी संख्या बढ़ गई है, लेकिन रोज़गार का अवसर न सुलभ होना चाहिए। ये सिर्फ सरकारी नौकरी देने से, कोई 12.5 लाख नौकरी नीतीश कुमार सरकारी देने जा रहे हैं, तो हार्डली कितना उससे कवर होगा? 2%। तो प्राइवेट सेक्टर में कैसे रोज़गार बढ़े? और कुछ सरकारी क्षेत्र में इस दिशा में कुछ बिहार की सरकार को विशेष पहल करनी चाहिए। ठीक है, चुनाव का साल है कि, लेकिन केंद्र की सरकार तो अभी पहला साल ही ना हुआ है, तो कैसे ये डबल इंजन की सरकार अपने रिश्ते को और मजबूती देकर कार्य योजना बना करके, रोज़गार के लिए फैक्ट्री चाहिए, नई नई फैक्ट्री खुले, और ख़ासकर ये कृषि प्रधान बिहार में कृषि आधारित उद्योग की तो पूरी संभावना है। उस दिशा में कहाँ कुछ बड़ा काम हो रहा है। हम मकई का उत्पादन यहाँ करता है, कहाँ उसका भरपूर उपयोग करते हैं। मकई लोग किसान बेचते हैं। उत्पादन भी जो होता है कृषि का उत्पादन, उसकी भी सम्यक खरीद हो पाती है क्या? कुल उत्पादन का हम 30% मुश्किल से खरीद पाते हैं सरकारी समर्थन मूल्य पर, तो फिर किसानों की बदहाली दूर होगी कैसे?
ये भी बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल है कि खासकर बैंकों में जो निवेश हो रहा है, बैंकों में, बिहार के बैंकों में जमा है, वो बिहार में निवेश होना चाहिए, जिसको आप CD रेशियो कहते हैं। लाख यत्न प्रयत्न के बाद भी उसमें भी कोई राष्ट्रीय औसत भी छोड़ दीजिए, कई राज्यों में तो है कि 100% से अधिक जो बैंक में वहाँ जमा होता है वहाँ निवेश हो रहा है, और बिहार में अभी भी 54%, 55% पर पहुँचकर हम हाँफ रहे हैं। इसमें कोई बहुत कहिए कि बैंकों का रवैया कहिए या केंद्र का या राज्य सरकार का, किसको दोषी माने, लेकिन बिहार में बैंकों में जो साख जमा अनुपात है, इसको जब बढ़ाने के उपाय होंगे, सरकार की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उस हिसाब से रोज़गार के फ्रंट पर अभी भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। एक बड़ा सवाल है। आज तो प्रधानमंत्री के आने से उम्मीद जगी है कि विकास की रफ्तार तेज़ होगी, होना भी चाहिए। अब तो विशेष राज्य का दर्जा मिलना नहीं है, तब आर्थिक पैकेज दीजिए, विशेष योजना दीजिए। अब सड़कें तो अब बन रही हैं, नई सड़कों की स्वीकृति मिली है। अब एक्सप्रेस वे, ग्रीन एक्सप्रेस वे, 6 लेन रोड, 4 लेन रोड, ये सब का तो बन भी रहा है और कुछ बना भी है। सड़कों की सूरत बदली है, गांव तक जाने वाली सड़कों की भी सूरत बदली है। ये सबसे बड़ा सवाल है रोज़गार का। आज जो पढ़े लिखे युवक हैं उनको नौकरी का अवसर मिलना चाहिए, रोज़गार का अवसर मिलना चाहिए। इस दिशा में जो एक कोई पहल होनी चाहिए, वो उस हिसाब से प्राथमिकता मुझे अभी भी नहीं दिख रही है। भले मुख्यमंत्री ये बात कहते रहें कि भाई हम तो इस साल 34 लाख 35 लाख रोज़गार चुनाव के पहले पूरा करने जा रहे हैं, जो 5 साल में हमारा वादा था, लेकिन तब भी ये काफ़ी नहीं है। बिहार में जिस कदर बेरोज़गारी है, उस दिशा में कुछ करने की ज़रूरत है। तो प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा करनी चाहिए बिहार की सरकार को। अब विपक्ष तो कहेगा ही, चुनाव का साल है, कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसकी सफलता कहिए, सैनिक का शौर्य कहिए, भारतीय सेना का जो पाकिस्तान को सबक सिखाया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो प्रधानमंत्री का पहला दौरा है, और ठीक उसी तरह से जैसे पहलगांव में जब आतंकियों ने 26 हिंदुओं की हत्या कर दी थी, इसके दूसरे ही तीसरे दिन प्रधानमंत्री बिहार आए थे मधुबनी, और कहा था कि भाई हम इस बार सबक सिखाएंगे, ऐसी सज़ा देंगे जो शायद वो कल्पना न भी की। सज़ा मिली भी है, लेकिन आज फिर मैं देख रहा था अभी लाहौर में आतंकियों का सम्मेलन हुआ और राज्य संपोषित था, उसमें मंत्री, वहाँ के स्पीकर शामिल हुए। तो आतंकी के ठिकानों पर कुछ आतंकी मारे भी गए हैं, लेकिन जो सरगना सब है उसका, मसूद अजहर का परिवार के लोग मारा गया है। मसूद अजहर तो आज भी दहाड़ते सुनाई दिया। कि कैसे निदान होगा। भले आज एक नीति बनाई है भारत सरकार ने कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, एक तरह से इसको अभी रोका गया है, ये समाप्त नहीं हो गया है, और ये चेताया जा रहा है लगातार। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई जब कभी कोई अब आतंकी हमला होगा तो उसको युद्ध मान के हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन पड़ोसी है, पड़ोसी सुधरेगा तब ना, कि बड़ा सवाल है। कुल मिला कर प्रधानमंत्री का बिहार दौरा और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसकी सफलता को लेकर आज खासकर पटना के रोड शो में बीजेपी एनडीए के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने उसको जिस ढंग से आज पेश किया है, ये है संतोष की बात, गौरव की बात है। और स्वाभाविक है, जो केंद्र में सरकार होती है उसके समय जब कोई इस तरह की सफलता मिलती है तो श्रेय तो प्रधानमंत्री को मिलता है। जैसे कभी इंदिरा जी को मिला था, बांग्लादेश बना था। तो अब यही बात खासकर विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहा है, और विपक्ष तो कहने लगा है कि ऑपरेशन सिंदूर विफल हो गया, और एनडीए जो डबल इंजन की सरकार है वो हर मोर्चे पर विफल है। खैर, विपक्ष तो ये सब कहता ही रहेगा, विपक्ष थोड़े जयकार करेगा, ये उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। विपक्ष तो सरकार की कमी और कमजोरियों को ही गिनाएगा। लेकिन कुछ सवाल है अभी चुनाव के पहले, कि एक तो रोज़गार के फ्रंट पर, दूसरा क्या पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा, ये एक सवाल है। अब मुख्यमंत्री तो इसको लेकर, हमें याद है उस मीटिंग में मैं भी गया था,
आज तक पूरी नहीं हुई। प्रधानमंत्री तब दूसरे पाले में थे, उन्होंने न सुनी, कहा कि भाई हम तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। मिला है 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी में और गया में, और विक्रमशिला के लिए भी अब कुछ हो रहा है, वो भी तो केंद्रीय विश्वविद्यालय ही है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है नालंदा, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का क्या होगा? वो तो एक मांग है बिहार की। कुछ ये चंद सवाल हैं। मेन सवाल है रोज़गार का। बिहार में रोज़गार सुलभ हो, ये डबल इंजन की सरकार की सफलता मेरी नज़र में तभी होगी जब यहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति तब सुधरेगी। और नहीं तो फिर जो आप 94 लाख परिवार की गरीबी कैसे दूर होगी? नीतीश सरकार ने तो जातीय सर्वेक्षण करा लिया और कहा कि हर परिवार को 2-2 लाख रुपया देंगे। कब तक मिलेगी? ये 10 साल में पूरा होगा लक्ष्य क्या, या 20 साल में? तब तक फिर उस पैसे की कीमत कितनी रहेगी और पैसे की कितनी रोज़गार और दरकार होगी, ये भी सोचना होगा। इसलिए केंद्र को बिहार को लेकर आप यदि 247 में विकसित देश बनाना चाहते हैं तो बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए सबसे फ्रंट पर है वो रोज़गार का। ठीक है, एक बाढ़ की समस्या थी, केंद्र की चिंता देखी गई कि भाई अब इस बार तो 11,500 करोड़ रुपया सरकार खर्च करने जा रही है बाढ़ नियंत्रण के उपायों पर। ये और भी कुछ करने की ज़रूरत होगी। हम नेपाल में जब तक उच्च स्तरीय डैम नहीं बनाएंगे तो बाढ़ से तो अस्थायी निदान होगा नहीं। इसलिए भी कि नेपाल की नदियों से ही बिहार में हर साल बाढ़ से तबाही होती। नेपाल कोई पानी छोड़ता नहीं है, भौगोलिक बनावट ऐसी है जिसके कारण हम बिहार की बर्बादी होती है। तो इसके उपाय तो करने ही होंगे। कुल मिला जुला कर प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर आपके सामने जो मैंने चर्चा की, ये चुनाव ही है जिसके कारण प्रधानमंत्री के आने का सिलसिला अभी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होगी तब तो और भी आएंगे। मुझे लगता है इस बार कम से कम प्रधानमंत्री की सभा हर 38 जिला में हो जाए तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब तो अभी चुनाव की घोषणा के पहले 5 यात्रा उनकी हो चुकी, 6ठी यात्रा का भी कार्यक्रम, ये 4थी यात्रा 5, और फिर एक कार्यक्रम तो जून महीने का तय ही हो गया, तो अभी तो आते ही रहेंगे। अभी ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का बिहार पर विशेष ध्यान है तो बिहार को विकास को गति मिलेगी। लेकिन मूल समस्या है रोज़गार की, लोगों के रोजी रोज़गार की, नौकरी की। उस दिशा में कुछ और भी काम करने की ज़रूरत है। तो ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप लाइक कीजिए, आप सवाल उठाइए, और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।